बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह इससे गुज़श्ते वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं जी, वो शेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया। इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और दूसरे क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो चीज़ रिवॉल्व करती है, जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है, उसे हमने नाम दिया था किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसके मैस के बारे में पढ़ा था, इसके चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो आज अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं किसमें, शेल्स में या ऑर्बिट्स में। अब सवाल ये है कि अगर मसलन ये सोडियम का हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है जी वो होता है 11। तो क्या मतलब हो गया, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। ऑक्सीजन है तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका क्या मतलब हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ज़ाहिर ये हमने पढ़ लिया है कि ये सीख लिया है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह आप ले लें क्लोरीन को ले लें। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है जी 17। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 17 होते हैं, 17 होते हैं। ठीक हो गया। अब क्या क्या इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ गए हमारे पास। अब हमारे पास आ गए जो सोडियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, सोडियम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ गए जी वो आ गए 11। ऑक्सीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए कितने जी, 8। इस तरह क्लोरीन को मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने जी, 17। ठीक हो गया। अब बोयर ने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है, बल्कि बोयर का फेलियर था। ये एक नील बोयर था, एक साइंटिस्ट है। ये नील बोयर फेलियर है। नील बोयर का फेलियर क्या है, किस तरह काम हुआ, उसने ये तो बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस में रिवॉल्व करते हैं जी, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि अगर किसी एटम के 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 17 हैं, 20 हैं, 29 हैं, 30 हैं, 35 हैं, तो क्या ये जो अगर सोडियम के 11 हैं, क्या 11 के 11 पहली शेल में होंगे, दूसरे शेल में होंगे, तीसरे शेल में होंगे। तो उसने ये कंफर्म नहीं किया था, ये नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था कि उसने ये नील बोयर ने ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में, ये शेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये शेल में रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन जिस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जिस तरह सोडियम के 11 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, क्लोरीन के 17 हैं, तो क्या ये जो क्लोरीन के 17 है क्या सारे के सारे एक ही शेल में होंगे, या कुछ दूसरे शेल में होंगे, क्या कुछ तीसरे में होंगे, क्या कुछ चौथे में होंगे। ठीक है, तो ये उसका फेलियर था। क्या फेलियर था कि उसने ये नहीं बता सका कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन अगर किसी एटम के 20 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी एटम के 20 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या 20 के 20 पहले शेल में होंगे, या सेकंड शेल में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, ये नहीं बता सका था। ठीक है, इसको बाद में जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया। ठीक है, वो गालबन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो था जिसने इसको करेक्ट किया था, वो था रदरफोर्ड। ठीक है, मुझे बहरहाल कंफर्म याद ये आ रहा है कि वो रदरफोर्ड था कि जिसने बताया था कि ये तरीका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो सकते हैं कि पहले शेल में इतने हो सकते हैं, दूसरे शेल में इतने हो सकते हैं, तीसरे शेल में इतने हो सकते हैं, चौथे शेल में इतने हो सकते हैं।
तो ये चीज़ जो मैंने आपको समझानी थी कि क्या समझानी थी कि अगर एक एटम के पास मसलन इसी को सोडियम को मैं ले लेता हूँ, सोडियम के पास अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये 17 के 17 पहली शेल में होंगे, ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक, और ये पहला शेल आ गया, क्या 17 के 17 इधर ही होंगे, सारे पहले शेल में होंगे, या 6 इसमें होंगे, तो जो बाकी 11 है सोडियम का 11 होता है, सॉरी, तो क्या ये जो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या 11 के 11 पहली शेल में होंगे, या 5 पहले शेल में होंगे तो 6 दूसरी शेल में होंगे, 2 पहले शेल में होंगे तो 9 दूसरी शेल में होंगे, 9 पहले शेल में होंगे तो 2 दूसरी शेल में होंगे। ये नील बोर का क्या था, फेलियर था। मैं फिर आपको बता देता हूँ नील बोर कौन था। वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि इनकी जो ये रिवॉल्व तो करते हैं, ठीक है, लेकिन एक एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या वो पहले सबके सब पहले शेल में होते हैं, दूसरे में होते हैं, तीसरी में होते हैं। तो इसको बाद में आने वाला जो रदरफोर्ड था उसने इसको एक्सप्लेन किया था कि पहले शेल में कितने हो सकते हैं, दूसरी शेल में कितने हो सकते हैं, तीसरी शेल में कितने हो सकते हैं। बिफोर दिस कि मैं ये बयान करूँ कि पहले शेल में कितने आएंगे, दूसरी शेल में कितने आएंगे, तीसरी शेल में कितने आएंगे, चौथे में कितने आएंगे, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले शेल को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में, दूसरी शेल को क्या कहा जाता है, तीसरी में क्या कहा जाता है, चौथे में। एटम के जितने शेल भी हैं उनके क्या क्या नेम हैं, ठीक हो गया। तो पहला जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है इसको किसका नाम दिया जाता है, दिस वन इज अवर के, इसको के शेल कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा शेल आ गया, हमारा के शेल आ गया, तो के शेल आ गया। दूसरा जो शेल है हमारे पास के बाद दूसरा जो न्यूक्लियस के बाद पहले शेल के बाद जो दूसरा शेल होता है उसका नाम होता है एल, दूसरा एल शेल आ गया। तीसरा जो आ गया वो आ गया एम शेल आ गया, और जो चौथा शेल आ गया वो क्या आ गया, एन शेल आ गया। इस तरह आगे आप मजीद आगे ड्रा करना चाहते हैं तो एम एन ओ पी जहाँ तक भी आगे आप ड्रा करना चाहें, ठीक है। तो ये याद रखेंगे जो न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल है उसका नाम के है, दूसरे का नाम एल है, तीसरे का एम है, चौथे का एन है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, अब ये सवाल है कि जो के शेल है इसमें कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो हेयर वी हैव ए रूल, हमारे पास एक रूल है, एक फार्मूला है कि वो फार्मूला क्या है, वो है 2n²। वो रूल या वो फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है 2n²। व्हाट इज हेयर n, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या जी, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस नंबर ऑफ ऑर्बिट, मसलन ये आप कहते हैं जी तीसरा शेल है m, तो तीसरे शेल का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू 3। आप कहते हैं शेल चौथा है तो n इज इक्वल टू 4। आप कहते हैं शेल पहले है तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n जो है ये किसे कहते हैं, n स्टैंड फॉर, n प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ शेल्स को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया 2n²। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से यानी 2n² की मदद से हम बता देंगे क्या किस चीज़ को बता देंगे, ये बता देंगे कि पहले शेल में कितने आ सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तीसरे में कितने आ सकते हैं, चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो ऑन। तो आप कहते हैं सबसे पहले ये कह रहे हैं जी n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ गया 1। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पहला शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, n इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास इधर, ठीक है। शेल नंबर 1 है, शेल नंबर क्या है 1 है। तो अपना फार्मूला लगाएं 2n²। तो अब इसमें पुट कर दें 2, ये आ गया, n की जगह 1 पुट करें, कितना आ गया 1 के स्क्वायर 1 ही आ गया, 2 1 इज 2। तो इसका मतलब है जो कैश शेल है इसमें मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक आ गया। अब इसी तरह दूसरा लगा लें, n में जानना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना आप इधर लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी शेल नंबर 2, शेल नंबर 2। अपना फार्मूला इधर इस्तेमाल करें 2n², ठीक। तो 2 ये आ गया, n की जगह आप 2 पुट कर दें, n की जगह क्या पुट करेंगे 2, स्क्वायर अपनी जगह आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका मतलब आ गया जो k के बाद l शेल होते हैं, l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8,
ठीक है। इसी तरह आप आगे के बकिया के भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। लेट्स सपोज एक दो और के निकाल देते हैं। n इज इक्वल टू आप कहते हैं शेल नंबर 3 है, n इज इक्वल टू 3, तो आपने फार्मूला लगाएं 2n²। अब पुट कर दें 2 अपनी जगह आ गया, n की जगह क्या पुट करेंगे 3, शेल नंबर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो n शेल में कितने आ गए, तीसरा शेल पुट किया, दिस वन इज आवर थर्ड n। तो n शेल में कितने आ सकते हैं 18। इस n को निकालना चाहेंगे तो उसमें मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो जो n शेल होता है उसमें कितने आ सकते हैं, n शेल में 32 आ सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। ये सारे क्या आ गए जी, इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये है क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ हमेशा की तरह, जैसा मैंने पहले आपको डिफिनेशन लिखाता हूँ तो डिफाइन कर देता हूँ। तो डिफिनेशन के बाद जो हमारे पास टेबल है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, या जो टॉपिक है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफिनेशन इसकी ये है जी, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, the arrangement of electron in the various shell in the क्या चीज, various shell, मुख्तलिफ शेल, KLMN, in the various shell of an atom, in the various shell of an atom of an element। ठीक हो गया बस, ये हमने डिफाइन किसको किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्या करिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने पहले अभी आपको सिखाया ना कि पहले में 2 आ सकते हैं, जो दूसरा शेल है उसमें कितने आ सकते थे 8, जो तीसरा शेल है उसमें कितने आ सकते थे 18। इसी तरह अगर फोर्थ वन ड्रा करना चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं कितने 18। ये बता रही द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की ऐसी अरेंजमेंट इन द वेरियस शेल, मुख्तलिफ शेल्स में, ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में। तो इसको क्या कह दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाहिद फार्मूला है, ये बेसिक रूल है जिसकी मदद से ये मुश्किल आसान हुई कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सो ऑन। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, इसको पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है। जो फर्स्ट शेल होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट शेल का क्या नाम है, फर्स्ट शेल को कहते हैं जी के शेल। ठीक, के शेल। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। अब सेकंड शेल है, सेकंड शेल को क्या नाम है, इसका क्या नाम है जी एल शेल, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। ठीक, और इसमें थर्ड शेल, थ्रू दिस फार्मूला, ये जो मैंने आप फार्मूला लिखा था 2n², इस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से पहले शेल में कितने आ सकते हैं, दूसरी में कितने आ सकते हैं, तीसरी में कितने आ सकते हैं। तो थर्ड शेल को क्या कहा जाता है, थर्ड शेल को कहा जाता है एम शेल, और इसमें कितने हमने निकाले थे जी 18। इसमें फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल, इसमें क्या, इसको क्या, कौन सा शेल कहते हैं, एन शेल कहते हैं, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 32। ठीक हो गया बॉयज। तो ये टॉपिक था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि इलेक्ट्रॉनों को किस तरह तकसीम किया गया है। अगर किसी एटम के 17 इलेक्ट्रॉन है तो मसलन किस कहते क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनको किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले में 2 रखेंगे। ठीक है, चलो उसे ड्रा कर देते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल आ गया, ये दूसरा आ गया, और फिर देख लेते हैं। अगर पहले में न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन आ गया, इसमें 17, ठीक है, और न्यूट्रॉन आ गए 18 भी हैं, 19 भी है। न्यूट्रॉन से हमारा कंसर्न नहीं है, वो जब हम आइसोटोप पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा क्यों है, या आइसोटोप किसे कहते हैं। तो पहले शेल में हमने क्या किया, 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले में 2 रखे, अब 17 में से 2 चले गए, कितने बच गए 15।
15 के बाद दूसरे में आ सकते हैं 8, 9 नहीं आ सकते। हमने इस फार्मूले में पढ़ा है कि कितने नहीं आ सकते, 9 कभी नहीं आ सकते। तो अब इसमें कितने रहेगी जी, 1 2 3 जी 4 5, कितने रखते हैं हमने 8, 6 7 और 8 ये आगे। अब इसमें से 8 चले गए तो कितने बच के, 7 बच गए। तो 7 आ जाएंगे लास्ट शेल में, ठीक है, एम शेल में। ठीक है बॉयज, तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, कि ये कैसे हो सकती है। तो हमने थ्रू दिस फार्मूला पढ़ा कि पहले शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। दूसरे एल में कितने आ सकते हैं जी, 8 आ सकते हैं। इस तरह एम में कितने आ सकते हैं जी, 18 आ सकते हैं। आगे एन में 32 आ सकते हैं। फिर 100 आगे आप बढ़ाना चाहें, मेरे ख्याल में आगे में 50 आते हैं। और फिर अगर आप आगे चले जाएं एन ओ में 50 आ गए। पी में अगर आप बढ़ाना करना चाहें, चूँकि हैं ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, एन में आ सकते हैं 72 आ सकते हैं, एक्सेस में पी में 72 आ सकते हैं। तो ये टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या कर लेते हैं जी, अपने टॉपिक को इधर कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो मैं क्या कर सकूँ, आपको बता सकूँ। ये आपका टॉपिक है जी, पेज नंबर 58 पे। टॉपिक है 6.3 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। तो क्या कह रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स? वी नो डैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, यही बोर ने कहा था और हमने छोटी क्लासेस से अभी तक ये चीज़ पढ़ी है, बल्कि फर्दर भी यही पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं। किसमें? ऑर्बिट्स में। द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स। ठीक है, वो इलाके, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, स्पिन करते हैं, जहाँ पर मूव करते हैं, मूवमेंट होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, जहाँ से मैंने आपको कहा था ना कि बोर ये नहीं बता सका था कि अगर किसी एटम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 24 इलेक्ट्रॉन क्या पहली शेल में होंगे, दूसरी में होंगे, तीसरी में होंगे, चौथी में होंगे, कहाँ होंगे? तो इसको इजीली किया फिर हमने 2n² फार्मूले से। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, जिसमें मैंने क्या कहा, शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जा सकता है, और क्या भी कहते हैं जी, ऑर्बिट भी कहते हैं। These shells are labeled as, पहला कौन सा आ गया? पहले शेल को हमने क्या कहा था, जो होता है पहला के शेल है, ठीक, दूसरे को हमने एल शेल कहा, तीसरा एम शेल है, सो ऑन एन शेल है। तो इस तरह अगर आप ड्रा करना चाहें तो आप ड्रा कर सकते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू etc। के इज द फर्स्ट शेल, सबसे पहले शेल जो है हमारे पास वो के शेल होता है, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं जी? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। These we can calculate the number of electron in a shell using the formula। वो फार्मूला क्या जी? वो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो फार्मूला होता है 2n²। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप कहते हैं तीसरा शेल तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। आप कहते हैं पांचवा शेल तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। आप कहते हैं पहला शेल तो n इज इक्वल टू 1। नाम उनके क्या क्या आगे? पहले को के शेल कहते हैं, दूसरे को l कहते हैं, तीसरे को m, चौथे को n और सो ऑन। अगर पांचवें को करना चाहें, छठे सातवां दूसरा नाम, तो इन्होंने क्या बता दी कि एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, सो ऑन आगे आप जाना चाहें। तो नंबर ऑफ अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? 2n² की मदद से हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हैं। अगर हमने कैलकुलेट करने है कि जी चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कोई आपसे पूछते हैं ना, क्वेश्चन कर देते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फोर्थ ऑर्बिट फॉर एनर्जी लेवल फॉर नंबर ऑफ शेल। ठीक है, 4 आ गए हमारे पास ऑर्बिट, या 4 आ गया, तो इसमें आप निकालना चाहते हैं तो आप अपना फार्मूला इस्तेमाल करें। ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए 2n²।
2 अपनी जगह पर आ गया, n की जगह आप क्या लिखेंगे 4, 4 को डबल कीजिए, 4 4 जार 16, 16 2 जार कितना आ गया 32। ठीक है, इसका मतलब है जो 4 शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32 आ सकते हैं। इस तरह पांचवें की भी आप निकाल सकते हैं। तीसरे के फार्मूला आपने ये याद रखने हैं 2n स्क्वायर वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। बल्कि आगे कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है वो 2n स्क्वायर है, और व्हाट इज n इन 2n स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, तो नीचे इन बल्कि टेबल दिया हुआ भी है। शेल नंबर 1 और कैश शेल, पहला शेल है या इसको क्या कहते हैं कैश शेल भी कहते हैं। इसको अगर आप इसमें से आप निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, 2 लिखा, n की जगह 1 आ गया, पहले शेल की बात कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 क्रॉस 1 तो कितना आ गया 1। यानी पहले में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, लेकिन 3 4 5 कभी नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कम से कम 1। इसी तरह दूसरे शेल को उन्होंने कहा जी शेल नंबर 2 सेकंड और एल शेल। ठीक है, दूसरे का नाम क्या दे दिया एल शेल। इसी तरह शेल नंबर 3 आ गया और एम शेल आ गया, और आगे इन्होंने फार्मूला लगा दिए 2n स्क्वायर, 2 शेल की जगह 3 पुट कर दिए, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 जार कितना हो जाएगा 9। ठीक हो गया, 9 2 जार 18। तो शेल 3 में या जैसे एम शेल हम कहते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने जी 18 आ सकते हैं। ठीक है, ये फिर आगे आपको समझाने के लिए टेबल दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, पेज नंबर कितने पे जी 59 पे। तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिए हुआ है कि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि n लिथियम में हमारे पास Li इसकी सिंबल है। ठीक, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 3, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, और प्रोटॉन में कितने हैं 3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें इस तरह, ये न्यूक्लियस आ गया, इसमें 3 तो प्रोटॉन आ गए। ठीक है, न्यूट्रॉन को आप बाद में चेक कर लें कितने हैं, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले शेल में कितने आ जाएंगे 3 है, तो पहले शेल में हमने पढ़ा है 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। ये ना कि 3 के 3 आपने तो लिखे हो नहीं, वरना ये हमारा फार्मूला ही गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये कह रहे हैं 2 अगर पहला शेल है तो इस तरह पहले शेल को पुट किया, 1 के स्क्वायर 1 आ गया, तो 2 1 is 2, पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2। अब कितने बच के पीछे 1 बच गया, तो ये दूसरे शेल में आ जाएगा एल में। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया हुआ है जी हेलियम। तो He है इसका, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, इसमें प्रोटॉन होते हैं 2, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 2। तो इसका ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के बाद क्या आ गया प्रोटॉन 2 आ गए, और पहला शेल है कैश शेल में कितने आ सकते हैं 2। ठीक है, इसका मतलब इसका एक शेल है, लिथियम के 2 शेल है। इस नंबर ऑफ शेल को भी आपको पता चल जाएगा कि किसी एटम के कितने शेल हैं, किससे पता चल जाएगा 2n स्क्वायर से, और उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे बेरिलियम है, और बेरिलियम में कितने आ सकते हैं जी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। तो बेरिलियम को ड्रा करके देख लें, पहले शेल में कितने आ सकते हैं, न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो इसमें 9 तो प्रोटॉन आ जाएंगे, तो P = 9। अब 9 डिस्ट्रीब्यूट करने, 2 इधर आगे पहले कैश शेल में 7 बच के, तो 7 सेकंड शेल में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, इस तरह आप क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना भाई, तो ये एम टॉपिक है। इसके बाद आप किसी और को कर लें, किसको जी, बोरान दिए हुए है। तो इसके सिंबल की होती है बी आ गया, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरान का, कितना होता है जी, गालिबन 5 होता है। एटॉमिक में ऐसा 11 है तो 5 होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, न्यूक्लियस आ गया, 5 प्रोटॉन आ गए, पहले में कितने आ जाएंगे 2। ये टॉपिक आपको अगली हर क्लास में बहुत काम आएगा। पहले में 2 आ गए, 2 ही आ सकते हैं कैश शेल में, और अब 3 बच के, तो 1 इधर आ गया, 1 यहाँ पुट कर दें और 1 यहाँ पुट कर दें। ठीक है इलेक्ट्रॉन, तो ये किसका आ गया, बोरान का आ गया। इसी तरह अगर आपके पास है जी किसको ले लें जी, क्लोरीन को ले लेते हैं।
बल्कि सल्फर को ले लेते हैं। ठीक है, सल्फर ऐसे इसकी सिंबल आ गई सल्फर की, और सल्फर में कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है, नहीं सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास 32 होते हैं। तो इसका मतलब है इसमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। P इज इक्वल टू प्रोटॉन भी 16 होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। पहले में कितने आ गए 2, पहले में आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने 16 में 2 चले गए, कितने बच गए 14 बच गए। दूसरे में 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और चले गए, 6 बच गए, तो 6 आ जाएंगे तीसरी शेल में, यानी एम शेल में। ठीक हो गया बॉयज, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने क्या किया, क्या किसके लिहाज से किया, ये यानी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें ये आपको टेबल दिए गए कि उसका एटॉमिक नंबर आप याद रखेंगे, और एटॉमिक नंबर के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो 2n स्क्वायर्स फार्मूले से पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, और दूसरे में कितने आ सकते हैं जी, दूसरे में आपके पास आ सकते हैं पहले में 2, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, एडिंग आगे 32 50 फिर 72 है गालबन। तो इस तरह ये हमने की किसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या किया, इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल मैंने कहाँ से बात को छेड़ा था, क्योंकि ये ब्लैंक अक्सर आ जाता है। ये फेलियर था किसका, बोयर का। बोयर ने ये तो बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सका वो कि मैंने उसको और भी आगे लॉजिक पॉइंट्स हैं कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, अगर एक्साइटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा। ये हाई क्लासेस के कंसेप्ट हैं, आपके समझने का नहीं है, लेकिन मैं फिर वैसे बयान कर देता हूँ कि आपके नॉलेज में आ जाए। दूसरा ये भी था कि अगर नीचे से ऊपर जाना जब जाएगा, ठीक है, यानी पहले शेल से अगर चौथे में जाना चाहते हैं, 4 से 8वें में जाना चाहते हैं, 8वें से 10वें में जाना चाहते हैं, या ऐसी जरूर ले लें 10वें से तीसरे में आना चाहते हैं, 5वें से पहले में आना चाहते हैं, 6ठे से तीसरे में आना चाहते हैं, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, या लूज़ करेगा। सीढ़ी है ना, आप किसी ऊंची इमारत पर इस तरह ऊपर जाना चाहते हैं, लैडर सीढ़ी है आपके पास, पहले 2 3 4 आदमी 5 इजीली, लेकिन 5 से ऊपर जब आदमी जाता है तो थोड़ा टांगों को जोर देते हैं। इस तरह अगर 10 के बाद मज़ीद ऊपर जाना है, कुल 30 हैं, तो 10 के बाद 11 12 के बाद और अहमत करते हैं, 15 के बाद और अहमत करते हैं, 25 के बाद और मैक्सिमम कोशिश करते हैं। क्या मतलब है कि नीचे से ऊपर ज़मीन से जितना दूर जाएंगे ज़रा ज़मीन आपको ग्रेविटी आपको खींचती है। तो आप क्या करते हैं, ख़ास स्टेप 5वें स्टेप के बाद 10वें स्टेप के बाद आप टांगों को जोर देते हैं, अपने बॉडी को जोर देते हैं, तब आप क्या करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं। क्योंकि हायर वी गो तो पुलिंग फोर्स है जो ज़मीन की ग्रेविटी आपको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो इसी तरह जिस तरह आप 10वीं स्टेप के बाद ऊपर जाने के लिए थोड़ी कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, यानी एक्स्ट्रा जोर लगाते हैं, तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर पहले शेल से तीसरे में जाना चाहता है या पहले शेल से चौथे में जाना चाहता है, ये पहला शेल आ गया, इससे ये 3rd में जाना चाहता है, या ये 4th शेल है, अगर ये 4th से 2nd में आना चाहता है, ठीक है ना। तो क्या नीचे से जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, जैसा मैंने कहा 10वें स्टेप के बाद आप थोड़ा जोर लगाएंगे ऊपर जाने के लिए, अपनी बॉडी को फोर्स करेंगे। या ये जब पहले से तीसरे में जाना चाहता है तो क्या ये एनर्जी गेन करेगा, जोर लगाएगा मीन, या ऊपर से जब नीचे आना चाहता है तो फिर एनर्जी गेन करेगा, या नीचे से ऊपर जाना चाहता है क्या एनर्जी लूज करेगा, या ऊपर से नीचे आना चाहता है तो फिर एनर्जी लूज करेगा। दूसरे उसका फेलियर ये था। मेरा तीसरा चौथा एक 2 फेलियर और है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि ये बोर का एटॉमिक मॉडल कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिहाज से हुई थी, 2n² फार्मूले से। व्हाट इज n हियर, जी ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं ना। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फार्मूला 2n²,
इन फार्मूला 2n स्क्वायर, n रिप्रेजेंट डैश, n रिप्रेजेंट ये प्रेजेंट डैश, तो n किस को जाहिर करता है, n जाहिर करता है नंबर ऑफ शेल्स को। चौथा शेल है तो n इज इक्वल टू 4, तीसरा शेल है तो n इज इक्वल टू 3, पहला शेल है तो n इज इक्वल टू 1। तो फिर उसी को हमने क्या पढ़े थे, पहले शेल का क्या नाम पढ़ा था, पहला शेल कैल शेल होता है, दूसरा एल शेल होता है, तीसरा एम होता है, चौथा एन होता है, तो सो ऑन आगे पी के ओ पी के यू आर एस जो आप करना चाहिए। किसी भी शेल के अगर आप मसलन 9th शेल के आप किसी एटम के देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने 9th शेल के, तो n इज इक्वल टू कितना लिखा 9, फार्मूला लिखें 2n स्क्वायर, ठीक है बॉयज। तो 2 ये आ गया, n की जगह आप 9 पुट करेंगे, इसके 9 9s आर 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब उसमें कितने हैं 162 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आप किसी भी नंबर ऑफ शेल में जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं उसके लिए ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर, तो ये यूज़ करेंगे, ठीक बस। तो ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। मामूली से टॉपिक है लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेनेशन कर सकूं कि इसकी, मैंने आपको कहा था ना हमेशा इस चीज़ की कोशिश किया करें कि डिफाइन किया करें। जब आप इसको डिफाइन करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वेरी शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम के शेल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। पहले शेल में हमने सीखा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और शेल को कहते हैं पहले में 2 आ सकते हैं, शेल को क्या कहते हैं, तीसरे शेल को m कहते हैं और उसमें 18 आ सकते हैं, चौथे शेल को n कहते हैं और उसमें 32 आ सकते हैं। इस तरह अगर आप p 5वां शेल है, छठा शेल है, p शेल है, उसमें निकालना चाहते हैं तो उसमें 72 आ सकते हैं। यहाँ निकाल कर देख लें, n इज इक्वल टू कितना छठा था 6, 2n स्क्वायर इस्तेमाल किया, n की जगह 6 लिखा, 6 जार कितना आ गया 36 2 जार कितना आ जाएगा 72। तो इसमें इलेक्ट्रॉन छठे शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 72 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है बस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, इस टॉपिक को डिस्कस किया, तो 1-2 बार इसको कोशिश करने की, खुद वीडियो को देख करना, तो फिर इस टॉपिक को 1-2 बार गौर से पढ़ें, इंशाल्लाह ये आपको इन फ्यूचर काम आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी इसलिए की है कि ताकि आपको मज़ीद रटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। साफ आसान से कि पहले शेल में जब बोर ने कहा था, बोर ये नहीं बता सका कि, बोर ने ये तो बता दिया कि एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल में मूव करते हैं, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में मूव करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में कितने में आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं, तीसरे में, ये उसके फेलियर 3-4 पॉइंट्स हैं नील बोर के, ठीक है। तो वो हमने किस फार्मूले से निकाले, वो हमने निकाले 2n स्क्वायर फार्मूले से, ठीक है। बाद में ये फार्मूला प्रूव किया गया 2n स्क्वायर विद n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसकी मदद से हमने क्या किया, निकाला उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन पहले में कितने हो सकते हैं, 7वें में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 8वें में कितने आ सकते हैं, 4th में कितने आ सकते हैं, 2nd में कितने आ सकते हैं, ठीक है। फिर ये आगे हमने बुक टॉपिक को किया और उसके बाद डिस्कस किया कि इसको जो टेबल गिवन था, फर्स्ट 20 गालिबन या 18 या 20 एलिमेंट आप इधर दिए हुए, तो लिथियम का अगर 3 है तो पहले में 2 आएंगे, तीसरा सेकंड शेल में चला जाएगा। क्लोरीन के अगर 17 है, अगर क्या है यहीं 17 है इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 आ जाएंगे, 15 बच के 8 दूसरे में चले गए, 10 होगी कोड, पहले में 2 दूसरे में 8 10 होगी, 7 बच के 7 चलेंगे तीसरी शेल में, और तीसरी शेल जिसमें 7 आए उसको क्या कहते हैं, एम शेल कहते हैं। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोरान को हमने पढ़ा 16 होते हैं, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करना चाहें, पहले के शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, ठीक है। एल शेल में 10 हो गए, जब 16 है तो एम शेल में 6 एम शेल में चले जाएंगे, ठीक हो गया। मैक्स कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम से कम आ सकते हैं हाइड्रोजन के, जिस तरह हीलियम वाहिद है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम के, और उसके बाद क्या पहले शेल में कम से कम 1-2, ठीक है, 3 कभी नहीं हो सकते, 4-5 तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी शेल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते,
8 से ज़्यादा नहीं, 8 से कम हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं तीसरी शेल में, दूसरी शेल में 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है दूसरी शेल में। इस तरह ऊपर चले जाएँ, 10 पर चले जाएँ, 7, 6, 8 इस तरह आ सकते हैं। तो बहरहाल ये क्या करने, एक दो बार गौर से पढ़ना, चूँकि ये इंतहाई अहम टॉपिक है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिहाज से। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो बाकी टॉपिक बच गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा डिस्कस। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।